आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के वन एवं वन्य जीव संसाधन वाले चैप्टर से प्रमुख सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विकल्प के रूप में, तो उन पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो हमें मालूम है कि इसमें पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने से जंगलों को कोई नुकसान नहीं है, वनस्पति या प्राणी जात को कोई इससे नुकसान नहीं है। पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने से, ऐसा लकड़ी जो सूखा हुआ हो, ऐसा नहीं कि हम पेड़ काट करके एकत्रित करें और कहें कि इससे जंगलों को कोई नुकसान नहीं है। जो सूखी लकड़ी एकत्रित करने से ईंधन के लिए जंगलों को कोई नुकसान नहीं है। अगले विकल्प की ओर चलते हैं। अगला विकल्प है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो हमें मालूम है कि वन्य जीव या पशु विहार का परिसीमन जो है वो सीधी भागीदारी इसमें नहीं करता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है। तो हमें मालूम है कि हमारा जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ पर सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक स्थायी वन पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। तो उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। पांचवा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में टाइगर रिजर्व आ गया है। वो टाइगर रिजर्व है बक्सा टाइगर रिजर्व, जो है वो गंभीर खतरे में है डोलोमाइट के खनन के कारण। तो इसका उत्तर होगा बक्सा टाइगर रिजर्व। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल है कि भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितनी है। बाघ रिजर्व जो प्रोजेक्ट है उसकी संख्या भारत में कितनी है। तो इसका सही उत्तर है 50। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या 50 है। हमारा सातवां सवाल है कि चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो हमें मालूम है कि चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था। तो हमारा पहला ही उत्तर इसका होगा कि हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की थी। तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्षों की कटाई हो रही थी और उसमें महिलाएं जा कर के चिपक गई थी कि पहले हमें काटा जाए फिर पौधों को काटा जाए, पौधों की रक्षा के लिए, इसीलिए उसका नाम चिपको आंदोलन हुआ। हमारा आठवां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में नहीं है। तो आरक्षित क्षेत्र सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में है, रक्षित वन भी सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में है और अवर्गीकृत भी सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में है। ये भैरोदे डाक एवं सेंचुरी जो है वो सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा नौवां सवाल है कि ऐसी जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ऐसी प्रजातियां जो जहां रहती थी वहां जब खोजा गया तो वो नहीं मिली, तो जब नहीं ही मिली तो उसे कहा जाएगा लुप्त जातियां। हमारा 10वां सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आरंभ हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में आरंभ हुआ। आगे चलते हैं। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा सवाल है कि विविध प्रकार के वन एवं वन्य जीव जंतु की उपस्थिति को साधारण शब्दों में कहते हैं। तो हमें खाली स्थान में भरना है कि क्या कहते हैं। तो हमें मालूम है कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति रहती है उसे हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। हमारा दूसरा सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो हमें मालूम है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। 1973। अगला सवाल है हमारा
कि वन्य जीव अधिनियम खालिस्तान और डैश डैश एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। तो हमें मालूम है कि वन्य जीव अधिनियम 1980 में आया है और 1986, ये दोनों मिला करके वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 एक ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि वन विभाग के अंतर्गत खाली स्थान संरक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। तो इसमें होगा संयुक्त वन प्रबंधन। जो संयुक्त वन प्रबंधन है वो रक्षित वनों की सुरक्षा के लिए काम करता है। संयुक्त वन प्रबंधन। आप कोई यदि लिखा हुआ स्पष्ट नज़र ना आए तो आप आवाज़ सुनने की कोशिश करिए और आप उसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो वन विभाग के अंतर्गत खालिस्तान रक्षित छरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। तो इसका उत्तर होगा संयुक्त वन प्रबंधन। अगला हमारा खालिस्तान है कि भारत में सघन वन क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत है। तो भारत में सघन वन क्षेत्र जो है वो 12.2% है। 12.2% है सघन वन क्षेत्र। हमारा अगला सवाल है कि भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की खालिस्तान प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा कि 8%। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की जो संख्या है वो 8% भारत में पाई जाती है। अगला सवाल है कि भारत में 10% वन वनस्पति जात और 20% खालिस्तान के लुप्त होने का खतरा है। तो इसका उत्तर होगा स्तनधारी। जो स्तनधारी जीव हैं, जो स्तनधारी जीव हैं उनके विलुप्त होने का खतरा है। 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी के लुप्त होने का खतरा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 8वां नंबर की वन खाली स्थान उत्पाद है जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो वन जो है वो प्राथमिक है। वन जो है वो प्राथमिक है। ये गलत हो गया, यहाँ पर होगा प्राथमिक। वन जो है वो प्राथमिक उत्पाद ही है और जिस पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, हम सबको मालूम है। अगला प्रश्न है कि देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र खाली खाली घोषित किए गए हैं, डैश डैश घोषित किए गए हैं। तो इसमें खालिस्तान में होगा आरक्षित। देश के आधे से अधिक जो वन क्षेत्र हैं वो आरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है। हमारा 10वां सवाल है कि अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपयोग सोमाली नागरिक के औसत उपयोग से 40 गुना अधिक है। तो इसमें होगा 40। हमारा 11वां सवाल है कि पश्चिम बंगाल में खालिस्तान डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसको हमने विकल्प के रूप में भी देखा था और इसका उत्तर होगा बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। हमारा 12वां सवाल है कि खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है। हमें से मालूम है कि जो जनजाति समूह है वो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा करता आ रहा है। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है। आगे की ओर चलते हैं। आगे हम आते हैं सही जोड़ी पर और सही जोड़ी हमें मिलाना है और इस सही जोड़ी में खंड आ है। खंड आ को खंड ब में दिए गए शब्दों से मिलाना है। तो पहला हमारा है कि भारत की लुप्त प्रजाति। तो भारत की लुप्त प्रजाति इसमें देखना है खंड ब में कौन सा है। तो हमें दिखाई देता है कि एशियाई चीता जो है वो भारत की लुप्त प्रजातियों में उसकी गणना की गई है। दूसरा हमारा है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र। तो हमें मालूम है कि स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र हमारे अपने राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में है। तीसरा हमारा सवाल है कि काला हिरण। काला हिरण जो है वो संकटाग्रस्त है। अभी आपने देखा था कि सलमान खान काफ़ी दिन से इसी मामले में उलझे हुए हैं। तो काला हिरण जो है वो संकटाग्रस्त प्रजाति के लिस्ट में आता है। चौथा हमारा है कि एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी जो है वो सुभेद के नाम से या सुभेद ऐसा चिन्ह माना जाता है। पांचवा हमारा सवाल है कि हिमालयन भूरा भालू। तो हिमालयन भूरा भालू ये दुर्लभ है।
अब बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि विलुप्त हो गया है, लेकिन कम देखने को मिलता है, इसलिए इसे दुर्लभ श्रेणी में रखे हैं। छठवां है कि अंडमान जंगली सूअर। तो अंडमान जंगली सूअर वो स्थानिक रूप से वहीं पाया जाता है। सातवां है गुलाबी सिर वाला बतख। तो गुलाबी सिर वाला बतख अब लुप्त हो चुका है, यह अपने स्थान पर देखने को नहीं मिला है। आगे की ओर चलते हैं, हमें सत्य या असत्य बताना है, सत्य या असत्य इनमें से बताना है। तो हमारा पहला सवाल है कि टिहरी किसानों के पानी बचाओ आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। हमें सत्य या असत्य बताना है, तो ये वाक्य हमारा असत्य है। टिहरी में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो प्रचलित हुआ हो, खासकर पानी बचाओ के लिए कोई वहाँ आंदोलन नहीं हुआ था, तो ये हमारा वाक्य असत्य है। दूसरा हमारा वाक्य है कि भारत में 1952 में चीते की प्रजाति लुप्त घोषित कर दी गई थी। ये बात सही है कि भारत में चीते 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी और कहीं देखने को भी नहीं मिला था। अभी 2 साल पहले मोदी जी ने चीता लाया है अफ्रीका से, और तब हम सब लोगों ने देखा है। तो भारत में चीता विलुप्त हो चुका था 1992 में ही। तीसरा हमारा सवाल है कि सभी प्रकार के पशु पक्षी जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु तथा मनुष्य मिलकर प्राणी जात कहलाते हैं। सही बात है, सब पशु पक्षी जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु और मनुष्य सभी मिलकर के प्राणी जात कहलाते हैं। हमारा चौथा सवाल है कि चौथा प्रश्न है, हिमालयब एक औषधि पौधा है जिससे कैंसर की दवाई बनती है। ये बात सही है, हिमालयब एक औषधि पौधा है जिससे कैंसर की दवाई बनती है, लेकिन अभी इसकी दवाई जो है पूरी तरह से वो कारगर नहीं है। कैंसर की जो दवाई बनती है उसमें ये उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कैंसर को जड़ से ख़त्म कर देता है, लेकिन कैंसर की दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। सही बात है कि जब नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ 1952 में, तो उसमें चंबल नदी पर, तो वहाँ पर जो वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। जहाँ बांध बनाएंगे वहाँ पर, जैसे जब बड़ा बांध बनाएंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधों को काटा जाएगा, और यदि बांध बना दिया गया, उसका डूब क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है, यदि कोई जंगल उसमें डूब रहा है तो बहुत सारे उसमें पेड़ डूब करके और सूख जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो ये वाक्य हमारा सत्य है। छठवां हमारा वाक्य है कि मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ये हमने सही जोड़ी में भी देखा और विकल्प में भी देखा कि मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो ये वाक्य हमारा सत्य है। हमारा अगला वाक्य है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1965 लागू किया गया। बिल्कुल नहीं लागू किया गया, ये 1965 जो वर्ष दिया है ये गलत दिया है, इसलिए ये हमारा वाक्य असत्य होगा। आठवां हमारा वाक्य है कि वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जीव विविधता पाई जाती है। वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जीव विविधता पाई जाती है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। नौवां हमारा सवाल है कि सुभेद जातियों में चीता और गुलाबी सिर वाली बतख आती है। बिल्कुल नहीं, एशियाई हाथी आते हैं। अभी हमने सही जोड़ी में देखा कि सुभेद जातियों में एशियाई हाथी आते हैं, तो ये वाक्य हमारा असत्य है। 10वां वाक्य है कि वनों और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है। बिल्कुल नहीं, ये जीव विज्ञान का विषय नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, और ये भूगोल में भी आता है, पर्यावरण में भी आता है, और ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। ये विषय से हट करके इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। 11वां सवाल है कि सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। इस नाम का कोई भी बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 12वां सवाल है कि उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। बिल्कुल सही है, और इसको हमने विकल्पों में भी देखा था। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप 2-3 बार अभ्यास करेंगे, और परीक्षाओं में इस पाठ से हमेशा यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का मैंने संकलन किया है अलग अलग किताबों से, और अलग पिछले वर्ष के कई पेपरों से ये संकलन किया है। तो आप इन प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आपकी क्षमता है कि आप कितना अधिक पढ़ सकते हैं, तो आप किताब से और बेहतर पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए, लेकिन इन प्रश्नों को बिल्कुल आपको तैयार करके रखना है।
एक वाक्य में उत्तर देना है। और पहला हमारा सवाल है कि भारत में कितनी प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है। कितनी प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है? तो 10% जो है वो वनस्पति जात के, अभी हमने खाली स्थान में देखा था कि 10% वनस्पति जात और 20% जो है वो स्तनधारी जीवों के विलुप्त होने का खतरा है। अगला हमारा सवाल है कि वनों की कटाई से होने वाले किन्हीं 2 प्रभावों को लिखिए। वन की कटाई से बहुत सारे प्रभाव होते हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, फिर भी 2 प्रभावों की बात किया गया है। तो एक तो हम जानते हैं कि वनों की कटाई से सूखा आता है, और ये सूखा के अलावा एक और समस्या है बाढ़। सूखा भी आ जाता है और बाढ़ भी आ जाता है। तीसरा हमारा सवाल है कि कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताए जो लुप्त होने के कगार पे हैं। लुप्त हुए नहीं हैं, लेकिन लुप्त होने के कगार पर हैं। तो एक तो हमारा है कि पहाड़ी कोयल, एक जो है पहाड़ी कोयल, और एक गुलाबी सिर वाली बतख। उतना साफ नहीं लिखा रहा है, फिर भी आप समझिए कि दो ऐसे प्राणियों के नाम पूछा गया है। तो गुलाबी सिर वाली बतख, एक पहाड़ी कोयल और गुलाबी सिर वाली बतख, 2 ऐसे हैं। चौथा हमारा सवाल है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियों में शादी के दौरान ये पृष्ठ नहीं होगा, ये वृक्ष होगा, वृक्ष की पूजा की जाती है। तो उड़ीसा और बिहार में कौन सी शादी की जाती है? तो एक तो इमली की पूजा की जाती है, और एक है आम। हमारे यहाँ भी इमली की पूजा तो शायद ही होती है, मैंने नहीं देखा है, फिर भी आम की पूजा तो हमारे यहाँ भी होती है। और जब कोई उस आम का पौधा लगाता है और जब बड़ा होकर के वो फल देता है, तो उसकी पूजा करने के बाद ही या शादी करने के बाद ही उसका फल खाते हैं। जो लगाता है वो उसका फल शादी के बाद ही खाता है। तो इमली और आम 2 ऐसे वृक्ष हैं जिनका उड़ीसा और बिहार में पूजा की जाती है। पांचवा हमारा सवाल है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो हमारा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आज शायद पेन खराब हो गया है, इसलिए उतना अच्छे से लिखा नहीं रहा है। तो आप समझिए कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस तरह से इस पाठ से इतने ही विकल्प या वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छांटा गया था। और भी आपको कहीं से मिलता है तो आप उसकी भी तैयारी करें। ये जो मैंने संकलन किया है अलग अलग किताबों से और पिछले कई वर्षों के पेपरों से कलेक्शन किया है, तो आपको इन प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहना है। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।